नमस्कार, मैं अदिति गुप्ता आपका एजुकेशन वर्ल्ड EW यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम पंजाब कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जो आपको कंप्यूटर पार्ट में आ सकते हैं, जिसे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बेसिक ऑपरेशंस जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 अरिथमेटिक ऑपरेशन, नंबर 2 लॉजिकल ऑपरेशन, नंबर 3 स्टोरेज एंड रिलेटिव एंड नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। सो हम लोगों ने, अगर आपने मेरा पहला लेक्चर पढ़ा है तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि जो कंप्यूटर है वो 3 ऑपरेशंस परफॉर्म करता है और ये वही 3 ऑपरेशंस हैं। So that means इसका आंसर क्या है? D, which is all of the above. So the basic operations performed by the computer are arithmetic, logical, storage and relative and all of the above. आगे चलते हैं। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ब्रेन क्या होता है? जिसने सारी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना होता है कि ये काम करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। तो क्या ये ALU है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट? क्या ये मेन मेमोरी है? क्या ये CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? या हमारे पास ये कंट्रोल यूनिट है? तो हम जानते हैं कि जो CPU होता है ये सारी एक्टिविटीज को मैनेज और कोऑर्डिनेट करता है। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम क्या हुआ? CPU। चलिए आगे चलते हैं। Which is considered a direct entry input device? डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस का मतलब है कि जिससे हम सीधा मैं इनपुट करूं और वो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में चली जाए। तो स्कैनर बिल्कुल ठीक है। स्कैनर से आप स्कैन कर रहे हो कोई भी डॉक्यूमेंट, आप बार कोड पे जा रहे हो, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको निकाल के दे देगा। माउस एंड डिजिटाइजर अगेन राइट, बिकॉज हम लोगों ने पढ़ा है कि माउस, कीबोर्ड, डिजिटाइजर ये सारे के सारे क्या हैं? इनपुट डिवाइसेस। अगला है लाइट पेन। अगेन मैंने आपको समझाया था लाइट पेन क्या करेगा। आप जो भी अपने पैड पे लिखोगे, जो हमारे पास नोट पैड है, वो सारा कुछ स्क्रीन पे शो कर देगा। सो ऑल ऑफ द अबव ही इसका सही आंसर है, क्योंकि डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? ऑप्टिकल स्कैनर, माउस एंड डिजिटाइजर, लाइट पेन। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ द अबव। ओके, एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट हम क्यों यूज करते हैं? कोई भी प्रोग्राम मेरे को बनाना है तो मैं एल्गोरिदम बनाऊंगी, सीरीज ऑफ स्टेप्स जो मेरे को पता है मैंने ये करना है। फ्लो चार्ट डायग्रामेटिकली वो सारे स्टेप्स को मैं शो करूंगी कि मेरे को ये चीजें परफॉर्म करनी है। तो देखते हैं इनका काम क्या है। क्या इनका काम मेमोरी कैपेसिटी जानना है? नहीं। आइडेंटिफाई द बेस ऑफ अ नंबर सिस्टम? अगेन नो, क्योंकि एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट से हमें बेस ऑफ नंबर सिस्टम होता है कि आप बाइनरी सिस्टम यूज कर रहे हैं, बाइनरी में बेस 2 होता है। डेसिमल सिस्टम यूज कर रहे हैं जिसमें बेस 10 होता है। तो एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट का बेस से कुछ भी लेना देना नहीं है। आगे है डायरेक्ट द आउटपुट टू प्रिंटर। अगेन नो, अगर मेरे को इनपुट को आउटपुट देनी है तो मैं कंट्रोल P दबा दूंगी या मैं फाइल पे जाके प्रिंट क्लिक कर दूंगी, वहां से आउटपुट आ जाएगा। स्पेसिफाई द प्रॉब्लम कंप्लीटली एंड क्लियरली। यस, हम कोई भी एल्गोरिदम या फ्लो चार्ट इसलिए बनाते हैं कि हमें सीरीज ऑफ स्टेप समझ आए कि प्रॉब्लम ये है, इसके लिए सॉल्यूशन किस तरह जाएंगे आगे। सो स्पेसिफाई द प्रॉब्लम कंप्लीटली एंड क्लियरली। आगे चलते हैं। इन एक्सेस SQL और ओरेकल। SQL बेटा हमारे पास होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये हम DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए कोई भी डेटा मैंने उठाना है, हम किसकी मदद से उठाएंगे? DBMS। Which command is used to add, delete or modify columns in a table? Number 1 is change table. Number 2 is modify table. Number 3 is alter table. Number 4 is all of the above. मुझे पता है इसका आंसर है ऑल्टर टेबल। ऑल्टर ही सीक्वल में एक ऐसी कमांड है जो चेंज, मॉडिफाई और ऑल्टर तीनों का काम करती है। तो इसकी मदद से हम ऐड भी कर सकते हैं नए कॉलम, डिलीट भी कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं सारे कॉलम। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ऑल्टर टेबल। अगेन नेक्स्ट, a byte consists of।
हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि एक बाइट में टोटल 8 बिट्स होते हैं, 8 बिट्स। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन, 8 बिट्स। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए हाफ बाइट तो आंसर होगा 4 बिट्स। अगर यहाँ क्वेश्चन आ जाए 2 बाइट्स तो यहाँ आंसर होगा हमारे पास, एक बाइट में 8 बिट्स है तो 2 बाइट्स में कितने होंगे? 16 बिट्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा आंसर चेंज होगा। आपको बस एक रिलेशन याद रखना है कि एक बाइट में कम से कम 8 बिट होते ही होते। आगे, which one of the following is an open source operating system? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जिसके लिए मुझे पैसे दे के खरीदना नहीं पड़ता कोई सॉफ्टवेयर, आप कंप्यूटर से एज इट इज उसकी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम जानते हैं इनमें से सब जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वे है लिनक्स। लिनक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें अगर आप लिनक्स की वेबसाइट पे जाओ, क्लिक करो तो वो आपके कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। बाकी आपको एक्सटर्नली आपको पेड लेना पड़ता है, या आप एक्सटर्नली विंडोज का सेटअप उठाते हैं कहीं से और कंप्यूटर के अंदर डाल के डाउनलोड करते हैं। लेकिन हमारे पास लिनक्स ही एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ओपन सोर्स है, इजिली अवेलेबल है फॉर ऑल द लाइक फॉर एनी वेबसाइट आप लिनक्स की वेबसाइट पे जाइए, आपको कोई भी वर्जन लिनक्स का चाहिए आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में और उसका सेटअप कर सकते हैं। The difference between memory and storage is that memory is dash and storage is dash. So इसका मतलब डिफरेंस क्या है मेमोरी और स्टोरेज में? कि मेमोरी, क्या मेमोरी टेम्परेरी होती है और स्टोरेज परमानेंट? नो। क्या मेमोरी परमानेंट होती है, स्टोरेज टेम्परेरी? यस। हमारे पास बेटा जो मेमोरी होती है इट इज परमानेंट, जो हमने मेन मेमोरी पढ़ा था कि हर चीज का एक पोर्शन डिफाइंड है और उसमें आप जो चीज डालना चाहते हो डाल सकते हो। तो मेमोरी हमारे पास परमानेंट होती है, ये स्टोरेज टेम्परेरी है। कई बार हमने ज्यादा सामान डाल दिया, कई बार कंप्यूटर में डेटा कम डाल दिया, कुछ डेटा डिलीट कर दिया, कुछ ऐड कर दिया, तो ये टेम्परेरी है, इसका कुछ फिक्स नहीं है। लेकिन जो मेमोरी होती है हमारे पास ये हमेशा ही परमानेंट होती है। और मेमोरी हमारे पास फास्ट होती है ना कि स्लो, तो इसलिए सी ऑप्शन भी गलत है, डी भी गलत है, ए भी गलत है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। अब गीगाबाइट, हमें पता है 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट्स होते हैं और 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट्स होते हैं। तो इसलिए अगर हमसे यहाँ पे गीगाबाइट पूछा है तो देखिए 1 गीगाबाइट में 1024 गीगाबाइट तो हो ही नहीं सकते, ये ऑप्शन कट। और हमें पता है अगर हम रिलेशनशिप ध्यान से देखें तो 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट्स होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी विच इज 1024 मेगाबाइट्स। अगर यहाँ क्वेश्चन आता मेगाबाइट में कितने हमारे पास होते हैं तब आंसर आना था 1024 किलोबाइट। ये हमेशा ऊपर से नीचे जाता है, गीगाबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, फिर बाइट। आप ये ऑर्डर हमेशा याद रखिए, सबसे बड़ा है गीगाबाइट, फिर मेगाबाइट, देन किलोबाइट, देन बाइट। चलिए आगे चलते हैं। मॉडर्न कंप्यूटर्स आर वेरी रिलायबल बट दे आर नॉट। जो आज के कंप्यूटर्स है वो बहुत ज्यादा रिलायबल है। रिलायबल का मतलब है कि वो सही आउटपुट देंगे, बट दे आर नॉट फास्ट, रॉन्ग। जबकि आज के कंप्यूटर्स तो फास्ट है, ज्यादा पावरफुल भी है, ज्यादा ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं तो ज्यादा पावरफुल है। इनफैलिबल, इनफैलिबल का मतलब है जिसमें कोई फ्लॉ नहीं है, फ्लॉ मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है, ये गलत है। क्योंकि कोई भी कंप्यूटर ऐसा नहीं है जिसमें कोई ड्रॉबैक नहीं है, कोई ना कोई कंप्यूटर ऐसा होगा ही होगा जिसमें कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होंगे। कईयों में पावर बैकअप कम होगी, कईयों में मेमोरी कम होगा, कईयों में स्पेस कम होगा, स्टोरेज कम होगा, कईयों में कुछ फीचर्स नहीं होंगे। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इनफैलिबल। क्योंकि मॉडर्न कंप्यूटर्स को हम इनफैलिबल नहीं कह सकते। इनफैलिबल का मतलब होता है जिसमें कोई फ्लॉ ना हो, कोई लिमिटेशन ना हो, कोई ड्रॉबैक ना हो। तो ऐसा कोई मॉडर्न कंप्यूटर नहीं है जिसमें एक भी ड्रॉबैक ना हो। तो इसका आंसर क्या है? इनफैलिबल। हमें अपने अकॉर्डिंगली चीप मॉडर्न कंप्यूटर्स भी मिल सकते हैं, हर प्राइस पे मॉडर्न कंप्यूटर अवेलेबल है, बट जो चीज इसमें फीचर नहीं है वो क्या है? इनफैलिबल। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है? नंबर 1, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम एडिट करता है फाइल्स को? नो।
ऑपरेटिंग सिस्टम सारे काम परफॉर्म करेगा, ओपन भी करेगा फाइल को, कॉपी भी करेगा, प्रिंट भी कर देगा फाइल को, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम कभी भी एडिट नहीं करता फाइल को। एडिटिंग के लिए हमें कुछ डिफरेंट सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं जिनकी मदद से हम अपनी फाइल्स एडिट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बाइनरी सिस्टम 1011 किसके इक्वल है? हमें पता है अगर हमें किसी भी बाइनरी सिस्टम को डेसिमल में लाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट डिजिट को 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3। सो 1 इंटू 2 की पावर 0 क्या हुआ? 1, क्योंकि 2 की पावर 0 इज 1 एंड 1 इंटू 1 इज 1। अब 1 प्लस 2 की पावर 1, तो 1 इंटू 2 की पावर 1 इज 2 और 1 प्लस 2 कितना हो गया? 3। 0 इंटू एनीथिंग इज बेटा 0, सो 0 इंटू 2 की पावर 2 इज 0 एंड 1 इंटू 2 की पावर 3 इज 8। तो 8 प्लस 3 करेंगे तो हमारे पास 11 आएगा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है इसमें? 11। मैं दोबारा समझा रही हूँ, जब भी बाइनरी को डेसिमल में लेके आना है हम क्या करेंगे, सबसे पीछे से स्टार्ट करेंगे, जो राइट हैंड साइड पे नंबर है, 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3। तो इसको जब हम ऐड करेंगे, 2 की पावर 3 इज 8 प्लस 2 की पावर 1 हमारे पास हो गया 8 प्लस 2 की पावर 1 इज 2, so 8 plus 2 is 10 and 10 plus 1 is 11। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी विच इज 11। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, what should be typed on the pages of print window to print last 4 pages of the 10 pages of the document। अगर मुझे एक डॉक्यूमेंट है 10 पेज का और मेरे को सिर्फ लास्ट 4 पेजेस प्रिंट कराने हैं तो हम क्या लिखेंगे? अगर हम 7 ऑनवर्ड्स लिखेंगे तो ये भी ठीक है, देखिए 7 ऑनवर्ड्स जाएंगे 10 तक है, 7 8 9 10 तब भी लास्ट 4 पेजेस प्रिंट हो जाएंगे। अगर मैं एग्जैक्ट नंबर प्रिंट करा दूं कि मेरे को 7 8 9 और 10 पेज का प्रिंट आउट चाहिए, तब भी लास्ट 4 पेजेस का प्रिंट आउट आ जाएगा। अगर मैं मेंशन कर दूं 7 से 10 में जितने पेजेस है तो भी सही है। अगर आप यहाँ कुछ मेंशन नहीं कर रहे, वो ऑटोमेटिकली लास्ट पेज को 7 से लेके लास्ट पेज तक, और जब हमें पता ही है कि 10 पेज है तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब हुआ 7 से 10, यानी कि ये ऑप्शन भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी विच इज ऑल ऑफ द अबव। आगे, वट इज द शॉर्टकट टू जस्टिफाई द टेक्स्ट टू सेंटर? अगर मुझे सेंटर पे लाके जस्टिफाई करना है तो मुझे कौन सा शॉर्टकट यूज करना है? इसके लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस ई, क्योंकि हम जानते हैं कि कंट्रोल प्लस एस से तो डॉक्यूमेंट सेव होता है, कंट्रोल प्लस सी से तो वो कॉपी होता है। तो जिससे ये जस्टिफाई होता है सेंटर पे, उसे हम क्या कहेंगे? कंट्रोल प्लस ई। आगे, अगर मुझे कोई भी वर्ड को अंडरलाइन करना है और मेरे को फाइल होम में जाके, जो हमने वर्ड डॉक्यूमेंट में पढ़ा था, होम में जाके यू पे क्लिक नहीं करना, मेरे को कोई शॉर्टकट यूज करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट हमारे पास बेटा होता है, अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और यू को एक ही टाइम पे दबाए, अगर टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए, फिर कंट्रोल शिफ्ट और यू इकट्ठे दबाएंगे, तो वो जो आपने पार्ट सिलेक्ट किया है वो क्या हो जाएगा? अंडरलाइन। तो इसका आंसर है कंट्रोल शिफ्ट एंड यू। बाकी सारे गलत ऑप्शंस है, पहला आंसर हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। Which of the following is not a type of page margin? हमारे पास हमने मार्जिन पढ़ा है पिछले लेक्चर में, राइट मार्जिन भी होता है, सेंटर मार्जिन भी होता है जिसमें टेक्स्ट सारा सेंटर में आ जाता है, लेफ्ट मार्जिन भी होता है, सारा टेक्स्ट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, टॉप मार्जिन कुछ नहीं होता, लेफ्ट होता है कि सारा टेक्स्ट लेफ्ट में, राइट सारा टेक्स्ट राइट में, और सेंटर मतलब सारा बीच में। So what is the shortcut key to create a registered trademark symbol this R in MS Word? अगर मुझे ये सिंबल डालना है तो इनमें से मैं कौन सा ऑप्शन यूज करूंगी? तो इसके लिए ऑप्शन है Alt प्लस कंट्रोल प्लस R। आपको सारे शॉर्टकट्स याद रखने हैं, तो इससे ट्रेडमार्क सिंबल ये वाला R हमारे MS Word में क्रिएट हो जाएगा। आगे चलते हैं।
फ्रॉम विच मेन्यू यू कैन इंसर्ट बॉर्डर्स एंड शेडिंग इन MS वर्ड। हमने सीखा था ये लेक्चर्स में जब हम MS वर्ड पढ़ रहे थे कि जब भी हमें बॉर्डर्स या शेडिंग करना है तो हमें डिजाइन पे जाना है। इंसर्ट पे जाएंगे तो पिक्चर और वीडियोस अपलोड होंगी। रेफरेंसेस पे जाएंगे तो आपके पास सारा आपने क्या क्या रेफर किया है, गूगल रेफर किया है, बिब्लियोग्राफी की है, वो आएगा। पेज लेआउट पे जाएंगे तो पेज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आएगी, पेज का मार्जिन, पेज की अलाइनमेंट, पेज का साइज, तो वो सारा पेज का पूछेगा। अगर मुझे बॉर्डर और शेडिंग चाहिए तो हम डिजाइन पे जाएंगे। अपनी मर्जी का बॉर्डर सिलेक्ट कर सकते हैं, अपनी मर्जी का शेडिंग मटेरियल यूज कर सकते हैं। Next, note at the bottom of a page providing more information about something in the document। जो एकदम बेटा आपने बुक्स में भी देखा होगा, हम एक वर्ड के ऊपर कुछ मार्क कर देते हैं और सबसे नीचे जाते हैं तो उसका मीनिंग लिखा होता है। आपने ये ज्यादा अपनी इंग्लिश की बुक्स में देखा होगा, कोई वर्ड इंग्लिश का आपने 1 मार्क किया होता है, बुक में ऑलरेडी 1 मार्क किया होता है, और नीचे एकदम बॉटम में देखेंगे 1 मार्क करके उसका मीनिंग लिखा होता है। तो उस चीज को हम कहते हैं साइटेशन। साइटेशन का मतलब होता है किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देना जिसका हमने मार्क किया हुआ है। टेबल ऑफ कंटेंट तो हमारे पास सारा इंडेक्स होता है। फुट नोट, फुट नोट हमारे पास क्या होता है बेटा, जैसे अगर मैं साइंस में H2O लिखना चाहती हूँ तो जो सबस्क्रिप्ट होती है फुट नोट, उसे हम फुट नोट कहते हैं। मार्कर, मार्कर हमारे पास होता है बस जिसे हमने हाईलाइट कर दिया फॉर शोइंग दैट इट इज इंपॉर्टेंट। तो बॉटम ऑफ द पेज पे जिसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, साइटेशन। आगे, बिफोर प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट हमें क्या क्या चीजें चेक करनी है। अगर मेरे को प्रिंट निकालना है एक डॉक्यूमेंट का, मैं चेक करूंगी क्या मार्जिन ठीक है, क्या इस पेपर में ये वाला मार्जिन पूरा फिट होके आ जाएगा, क्योंकि मेरी A4 का साइज इतना है तो मार्जिन भी उसके अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। पेज की ओरिएंटेशन, क्या सारा पेज प्रॉपरली सेटअप है, पेज का साइज ठीक है, तो इसका मतलब सारे 3 ऑप्शन सही हैं, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन, विच इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, IPv एड्रेस कितने बिट्स का होता है, आपको पता होना चाहिए। IPv4 एड्रेस हमारे पास 32 बिट्स का होता है और IPv6 एड्रेस हमारे पास 128 बिट्स का होता है। तो हम यहां से ध्यान रखेंगे कि 32 बिट्स का हमारे पास IPv4 होता है और 128 बिट्स का हमारे पास IPv6 होता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल, बोल्ड होता है हमने पढ़ा है, इटैलिक्स भी होता है, रेगुलर नो। सुपरस्क्रिप्ट, ये सुपरस्क्रिप्ट होता है जब आप कुछ पावर में लिखते हैं, जैसे मेरे को अगर 2 की पावर 6 लिखना है तो 6 इसमें सुपरस्क्रिप्ट है, और अगर आप कुछ बॉटम में लिखेंगे वो सबस्क्रिप्ट होता है। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन बेटा क्या है, विच इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल, रेगुलर इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल। सो आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, आइडेंटेशन इज अप्लाइड टू पैराग्राफ, राइट। आइडेंटेशन बेटा हमेशा ही पैराग्राफ पे अप्लाई किया जाता है। टैब अप्लाइज टू पैराग्राफ, नो। दोनों ही सेम है, अगेन नो, नन ऑफ द अबव, बिल्कुल ही रॉन्ग। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, आइडेंटेशन अप्लाइज टू अ पैराग्राफ। तो आज के लिए हमने इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, आगे एक और लेक्चर आएगा, आप कंटिन्यू करें पढ़ना, हम थोड़े और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो आपके सब इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन में यूजफुल होंगे। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।